हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे बच्चों। मैं गौरी शंकर सिंह आप सबका अपना ज्योग्राफी एडुकेटर होमवर्क के इस अद्भुत प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है बच्चे आप सब सकुशल होंगे। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं, भूगोल का, जो कि बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर्म करता है, जिसका नाम है अक्षांश और देशांतर। इसे इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड कहते हैं बच्चे, ठीक है ना। आइए इस पर हम डिस्कस करते हैं। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद एक तो किसी क्वेश्चन समझ में आएगा हमें कि यहाँ से एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है। साथ ही साथ आप जो है पृथ्वी पे बहुत सारे जो देश हैं, पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है, अपना देश है, इसके बारे में हम बेहतर स्थिति में समझ पाएंगे कि अगर कोई जो है कहीं की जलवायु कैसी है, कहीं पे किसी खास प्रकार का संसाधन है, कुछ खास प्रकार के लोग हैं, परिस्थितियां हैं, तो उसका क्या कारण है, ठीक है ना। आइए समझते हैं अक्षांश और देशांतर को, यानी कि लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो बिगिन करते हैं बच्चे, देखते हैं क्या है अक्षांश और देशांतर। आइए शुरू करते हैं। तो ये जो पृथ्वी है ना अपनी, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, पृथ्वी कैसी है, तो पृथ्वी जो है अपनी चपटी आकार की अर्थ है, इसका शेप याद होगा बच्चे आप सबको। तो इसकी शेप कैसी है, तो इसकी शेप है जियोइड शेप है। कैसी शेप है बच्चे, जियोइड शेप है। इस शेप को क्या कह सकते हैं, जियोइड कहते हैं। जियोइड क्यों कहते हैं, ये जो जियोइड मैं बोल रहा हूँ इसको हिंदी में क्या कहते हैं, भू आव बोलते हैं। पृथ्वी की जो आकृति है किस प्रकार की आकृति है, जियोइड। कैसी आकृति है, जियोइड है। इसको हम क्या कहते हैं, भू आव कहते हैं। भू आव, भू आव वो आकृति है, ये जो आकृति है भू आव वो आकृति है जिसमें क्या होता है, जिसके अंदर पृथ्वी जो है ध्रुवों पर, यानी कि यहाँ पर और यहाँ पर, नॉर्थ में और साउथ में कैसी है, चपटी है। जबकि मिड में, मध्य में कैसी है, थोड़ी सी यहाँ पर कैसी है, बल्कि है, ठीक है ना। तो इसी चीज को हम याद रख सकते हैं कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी की आकृति कैसी है। एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, क्या कैसी है पृथ्वी की आकृति, जियोइड है, ठीक है ना। यहाँ पर ये जो यहाँ का जो क्षेत्र है ना, बिल्कुल एक्सट्रीम का, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। और इसको क्या बोलते हैं बच्चे, इसको बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं, ठीक है ना। नॉर्थ और साउथ, इस तरफ क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं हम ईस्ट कहते हैं, दिस इज ईस्ट। और इसको क्या बोलते हैं, ये वेस्ट है, ये क्या है, नॉर्थ है, तो ये क्या है, साउथ। क्या है, ये साउथ है। अब जो अपना टॉपिक है क्या कहला है, अक्षांश और देशांतर, ठीक है ना। अगर इस पृथ्वी के लिहाज से इसको एक समझा जाए तो यहाँ पर हम देखेंगे, पुस्तकों में पढ़ते हैं कि यहाँ पे क्या की गई है, यहाँ पे बहुत सारी रेखाएं खींची गई, ठीक है ना। इस तरीके से कुछ क्षैतिज रेखाएं खींची गई। यहाँ पर कह सकते हैं कि पश्चिम से पूर्व दिशा में, किस दिशा में, पश्चिम से पूर्व दिशा में अनेक रेखाएं खींची गई। ऐसे करके पश्चिम से पूर्व दिशा में, आगे चलकर हम लोग जानेंगे कि कितनी रेखाएं खींची गई, सबका हिसाब किताब होगा। तो इस तरीके से बहुत सारी रेखाएं खींची गई है यहाँ पे, जितनी नॉर्थ में खींची गई उतनी साउथ की तरफ खींची गई। साथ ही साथ यहाँ पर भी रेखाएं खींची गई, ठीक है ना। दोनों ध्रुवों को मिलाते हुए इस तरीके से रेखाएं खींची गई। ओके, तो इस तरीके से रेखाएं खींची गई है ताकि पूरी पृथ्वी कवर हो जाए, है ना, ताकि पूरी पृथ्वी कवर हो जाए, है ना। पूरी पृथ्वी को कवर करने के लिए बहुत सारी रेखाएं खींची गई। इन्हीं सब रेखाओं को क्या कहते हैं, तो इन्हीं सब रेखाओं को अक्षांश और देशांतर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्षांश और देशांतर रेखा कहते हैं। तो अब जो है आप सोच रहे होंगे कि अक्षांश किसे कहते हैं, देशांतर किसे कहते हैं, इसको खींचने की जरूरत क्या है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये जो रेखाएं खींची गई है ना, जो क्षैतिज रेखाएं खींची गई हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस खींची गई है, क्षैतिज रेखाएं, जो क्षैतिज रेखाएं खींची गई हैं, क्षैतिज जो रेखाएं खींची गई है, यानी कौन सी रेखाएं, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल जो लाइंस खींची गई हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस,
इन्हीं सब रेखाओं को यानी कि इन रेखाओं को इन रेखाओं को इन रेखाओं को है ना, इन रेखाओं को क्या कहा गया, इन्हीं रेखाओं को कहा गया अक्षांश रेखा कहा गया बच्चे। क्या कहा गया है, अक्षांश, है ना। इन्हीं रेखाओं को कहा गया है अक्षांश रेखा। कौन सी रेखा, अक्षांश रेखा। इंग्लिश में इसको कहते हैं लाइन ऑफ लैटिट्यूड, है ना, लाइन ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं, है ना, लाइन ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं। जबकि जो उत्तर से दक्षिण खींची गई यानी कि जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींची गई हैं, ऊर्ध्वाधर रेखाएं जो खींची गई हैं, ऊर्ध्वाधर जो रेखाएं खींची गई यहाँ पर, यानी कि कह सकते हैं नॉर्थ साउथ जो रेखाएं खींची गई हैं, वर्टिकली जो खींची गई है, वर्टिकली लाइंस, है ना, यानी कि इन रेखाओं की अगर बात करें उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाते हुए, यही अगर अपना जो है नॉर्थ पोल है और ये क्या बच्चे, ये है साउथ पोल, ठीक है ना। उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से खींचते हुए जो मिलाते हुए खींची गई रेखा है, इन्हीं रेखाओं को क्या बोलते हैं, इन्हीं रेखाओं को बोलते हैं देशांतर रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा, आया ना, देशांतर रेखा बोलते हैं। इंग्लिश में से कहते हैं लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। क्या कहते हैं बच्चे, लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अक्षांश और देशांतर रेखा यही है, क्लियर कट यहाँ से दिख रहा है कि बहुत सारी रेखाएं जो खींची गई हैं पश्चिम से पूर्व खींची गई है, बहुत सारी रेखाएं खींची गई हैं उत्तर से दक्षिण खींची गई है। ये पश्चिम से पूर्व वाले को क्या कहेंगे, अक्षांश रेखा, जबकि उत्तर से दक्षिण वाले को कहते हैं देशांतर रेखा। और ये इस प्रकार से खींची गई है कि पूरा का पूरा जो है ना एक जाल बनाती है, पूरा का पूरा एक नेटवर्क बनाती है। और इस नेटवर्क को ही क्या कहते हैं, इस नेटवर्क को कहते हैं पृथ्वी का ग्रिड तंत्र बोलते हैं। आपको पूछा जाता है कि पृथ्वी का जो ग्रिड तंत्र है वो क्या है, तो हम कहते हैं अक्षांश और देशांतर रेखाओं से बने तंत्र को हम क्या कहते हैं, ग्रिड तंत्र कहते हैं, है ना। लिख सकते हैं वैसे कि अक्षांश और देशांतर, अक्षांश और देशांतर, अक्षांश और देशांतर रेखाओं, अक्षांश और देशांतर रेखाओं से बने तंत्र को क्या कहते हैं, तंत्र को पृथ्वी का क्या कहते हैं, ग्रिड तंत्र कहते हैं। पृथ्वी का क्या कहते हैं, ग्रिड तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रिड तंत्र कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। इतनी बात हमें लगता है कि क्लियर हो गई होगी कि पृथ्वी अपनी कैसी है, तो पृथ्वी चपटी है, ध्रुवों पर चपटी है और इस तरफ क्या है, बल्कि है। ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि जब पृथ्वी बनी थी तो पृथ्वी कैसी थी, तब आग के गोले के समान थी, उसमें पृथ्वी जो थी पीली अवस्था में थी, ठीक है। और तभी से पृथ्वी घूम रही है। घूमते रहने के कारण क्या होता है कि यहाँ पर जो है पृथ्वी के मध्य में ज्यादा यहाँ पे गतिशीलता है। इस वजह से क्या होती है, चीजें यहाँ पे जो है ज्यादा इस तरीके से बल्की हुई है और यहाँ पर क्या है, पृथ्वी यहाँ पर दबी है। तो इस तरीके से पृथ्वी का शेप कैसा हो रहा है, पृथ्वी का शेप कैसा है, जियोइड शेप है। अब यहाँ पे उत्तर और दक्षिण दिशा अगर माने, ईस्ट और वेस्ट माने, तो उत्तर और दक्षिण दिशा को ज्वाइन करने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। जबकि पश्चिम पूर्व दिशा में जो खींची गई रेखा उसको क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं, ठीक है ना। अब थोड़ा जो है ना और इसी को मिला करके जो अगर हम देखते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्रिड सिस्टम बोलते हैं। इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं ग्रिड सिस्टम। ग्रिड सिस्टम क्या हो गया, तो ग्रिड सिस्टम जो हो गया यहाँ पर, ये नेटवर्क हो गया। ग्रिड सिस्टम क्या हो गया, नेटवर्क हो गया। किस चीज का नेटवर्क हो गया, द नेटवर्क ऑफ लाइंस ऑफ लैटिट्यूड एंड लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। द नेटवर्क ऑफ, कह सकते हैं द नेटवर्क ऑफ the network of the lines of latitude and longitude, ठीक है ना। लॉन्गिट्यूड क्या कहलाता है, ये कहलाता है ग्रिड सिस्टम कहलाता है, ग्रिड सिस्टम कहलाता है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे कि जो ग्रिड सिस्टम बना है, तो ग्रिड सिस्टम किस थ्योरी के आधार पर बना है, किस सिद्धांत के आधार पर बना है, क्यों बना है, इसका बेस क्या है, आइए बात करते हैं।
ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अक्षांश के बारे में, देखेंगे अक्षांश का बेस क्या है, इनकी संख्या क्या है, इनकी और जो है विशेषताएं क्या क्या है। आइए बात करते हैं अक्षांश रेखाओं के बारे में। अक्षांश रेखाओं के बारे में बात करते हैं। अक्षांश रेखाएं, ठीक है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। बात करते हैं अक्षांश और अक्षांश रेखाएं, क्या कुछ अंतर है इनकी संख्या में। अक्षांश और अक्षांश रेखाएं, ठीक है ना। अक्षांश और अक्षांश रेखाएं यानी कि लाइंस ऑफ लैटिट्यूड, यानी इसे हम कह रहे हैं लैटिट्यूड एंड लाइंस ऑफ लैटिट्यूड, ठीक है ना। क्या कह रहे हैं इसे, अक्षांश और अक्षांश रेखा यानी कि लैटिट्यूड एंड लाइंस ऑफ लैटिट्यूड। थोड़ा सा इसमें हम लोग बात करेंगे कि ये जो रेखाएं खींची गई किस आधार पर खींची गई। कहते हैं कि जो है पृथ्वी जो है इस प्रकार से चपटी पृथ्वी पर इसके केंद्र को यहाँ पे माना जाए और केंद्र से होते हुए यहां से एक सतह खींच ली जाए, ठीक है, यहां से होते हुए एक सतह खींच ली जाए, ठीक ना। तो क्या होगा, पृथ्वी को कितने हिस्से बांट देता है, 2 हिस्से में बांट देता है, ठीक है ना। ये कौन सा हिस्सा हो गया, ये हो गया उत्तर। ऑब्वियसली अगर इसे उत्तर मानते हैं कन्वेंशन के तौर पे, इसे क्या मानना पड़ेगा, दक्षिण मानना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी को जो है ना, ये पृथ्वी का केंद्र है, इसी को मानते हैं कि जो पृथ्वी के केंद्र से जा रहा है, मिड से जा रहा है, इसको मानते हैं कि पृथ्वी के केंद्र से जो सतह है ना, कितने डिग्री के एंगल पर है, 0 डिग्री के एंगल पर। कितने डिग्री के एंगल पर है बच्चे, 0 डिग्री के एंगल पर, ठीक है ना, 0 डिग्री के एंगल पर। इस तरीके से अब क्या होगा कि कोई जो स्थान है इधर को होगा तो नॉर्थ में माना जाएगा, जबकि वही अगर इधर को होगा तो कहां पे माना जाएगा, साउथ को माना जाएगा, ठीक है। अब अगर हम इसे यहाँ से मैच कर देते हैं तो पता चल जाएगा कि ये जो स्थान है पृथ्वी के केंद्र से कितने एंगल के डिस्टेंस पर है, ठीक है ना, पृथ्वी के केंद्र से कितनी दूरी पर। सपोज करते हैं कि ये जो दूरी है वो कितना डिग्री है, अल्फा डिग्री, ठीक है। ये मानते हैं कि ये भी कितना डिग्री है, अल्फा डिग्री है। लेकिन ये किधर हो गया, ये तो नॉर्थ उत्तरी गोलार्ध में हो गया, ये किधर हो गया, दक्षिणी गोलार्ध में हो गया, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा जो है ये कौन सा गोलार्ध है, यह है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। कौन सा हेमिस्फीयर है, एनएच। जब ये कौन सा हेमिस्फीयर है, ये है एसएच है, यानी कि कौन सा हेमिस्फीयर है, सदर्न हेमिस्फीयर है, दक्षिणी गोलार्ध। और ये कौन सा गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध। ये अल्फा डिग्री है, तो अगर इसे हम प्लेस दे दें कि ये पी प्लेस है, तो पी प्लेस का अक्षांश कितना हो गया, तो पी प्लेस का अक्षांश हो गया अल्फा डिग्री नॉर्थ। कितना हो गया, अल्फा डिग्री नॉर्थ हो गया। अगर हम इसको मानते हैं कि क्यू है, कितना है, क्यू है, उसी के संगत में, तो क्यू का अक्षांश कितना हो जाएगा, क्यू का अक्षांश हो जाएगा यहाँ से अल्फा डिग्री साउथ। यानी यहाँ से हमें ये पता चलता है कि अक्षांश क्या है, इस जगह का अक्षांश क्या है। तो मुश्किल नहीं है बता पाना, बहुत ही आसान है कि अक्षांश जो होता है वो कितना है, इसका अल्फा डिग्री, इसका भी अल्फा डिग्री, लेकिन ये कितना है, अल्फा डिग्री नॉर्थ है, और ये कितना है, अल्फा डिग्री साउथ है। अर्थात हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि कोई जो स्थान होता है ना, उसका जो अक्षांश होता है क्या होता है, वो कोणीय दूरी होती है, वो एंगुलर डिस्टेंस है जो वो स्थान पृथ्वी के केंद्र से गुजरने वाली जो सतह है, पृथ्वी के केंद्र से गुजरने वाली जो प्लेन है उसके साथ बनाती है, ठीक है ना। इस तरीके से इतने एंगल पर होगा, ठीक है। जैसे जैसे हम नॉर्थ की ओर जाएंगे, एंगल कितना होगा, बढ़ता चला जाएगा। सपोज करते हैं कि कोई पर्सन जो है यहाँ पे आकर के देखता है, तो फिर वो कितने डिग्री के एंगल पे आ चुका होगा, वो जो है पृथ्वी के इस क्षैतिज के साथ अगर देखें तो कितने एंगल पे आ चुका होगा, 90 डिग्री के एंगल पे आ चुका होगा। इसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल बोलते हैं। कितना बोलते हैं, नॉर्थ पोल। इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 90 डिग्री नॉर्थ हो जाती है,
ठीक है ना। यही स्थिति क्या होती है कि साउथ के लिए हम ये कह सकते हैं, अगर इस दिशा में कोई बढ़ता चला जाता है और साउथ पहुंचता है, यहाँ पर पहुंचता है, तो यहाँ कहाँ पहुंच जाएगा, दक्षिण ध्रुव पर पहुंच जाएगा। और यहाँ से उसका एंगल कितना हो जाएगा, तो यहाँ से उसका जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री साउथ हो जाएगा। आया ना, ये 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ, ये क्या कहलाता है, यही कहलाता है उत्तर ध्रुव, और ये क्या कहलाता है, दक्षिण ध्रुव कहलाता है। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि पृथ्वी कोई बिल्कुल प्लेन तो है, पृथ्वी क्या है, एक स्फीयर, ठीक है ना, स्फीयर लाइक स्ट्रक्चर है पृथ्वी। तो अगर ये अल्फा डिग्री यहाँ पे बना रहा है, तो अल्फा डिग्री बनाने वाले बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, इनफाइनाइट प्लेसेस होंगे पूरे पृथ्वी को, जो चारों ओर से इस तरीके से क्या कर रहे होंगे, घेर रहे होंगे, ठीक है ना। इस तरीके से पूरी पृथ्वी को घेरने वाले कितने पॉइंट्स होंगे बच्चे, इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, इनफाइनाइट प्लेसेस होंगे। सब की जो वैल्यू होगी ना पृथ्वी के भीतर से, पृथ्वी पे ध्यान रखना है, ये जो है पृथ्वी का केंद्र है, ये क्या है, पृथ्वी का सेंटर है, ना कि पृथ्वी के ऊपर का हिस्सा है। पृथ्वी का कौन सा हिस्सा है, पृथ्वी के भीतर का हिस्सा, पृथ्वी के कोर से देखा जा रहा है, ठीक है ना। पृथ्वी का जो कोर है, पृथ्वी के कोर से ये बातें चल रही है कि पृथ्वी के कोर से कितने एंगल पे बनेगा। तो पृथ्वी के कोर से अगर ये जगह अल्फा डिग्री पर है, तो क्या होगा, इस तरह का चारों तरफ पृथ्वी के चारों ऐसे प्लेसेस होंगे जिनका एंगुलर वैल्यू कितना होगा, वही होगा, सेम होगा। ये भी मतलब कितना होगा, अल्फा डिग्री होगा, ये कितना होगा, ये भी अल्फा डिग्री होगा। जो भी प्लेसेस होंगे वो कितने पे होंगे, अल्फा डिग्री पर ही होंगे, है ना। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि हमें जो है एक लेवल पे सेम एंगल वाले प्लेसेस मिल रहे हैं। अगर हम उन्हीं सबको एक एंगल से मिला देते हैं ना, तो ये जो रेखा बनती हुई दिख रही है, इसी रेखा को क्या बोलते हैं, तो इसी रेखा को बोलते हैं बच्चे, क्या बोलते हैं, इसी रेखा को हम कहते हैं अक्षांश रेखा बोलते हैं। कौन सी रेखा बोलते हैं बच्चे, अक्षांश रेखा कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से अक्षांश क्या हो गया, तो इसको कह रहे हैं अक्षांश, ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड अक्षांश। क्या कह रहा है ये, अक्षांश कह रहा है, ठीक है। अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड, और ये क्या कहला है, अक्षांश रेखा कहला है। तो हमने समझ लिया अब तक कि अक्षांश से तात्पर्य वो कोण है ना, वो कोणीय दूरी। तो अक्षांश को क्या कह सकते हैं, ये जो है एंगुलर डिस्टेंस है, एंगुलर डिस्टेंस है। एंगुलर डिस्टेंस का मतलब हो गया, क्या हो गया मतलब इसका, कोणीय दूरी, है ना, कोणीय दूरी। ये दूरी कहां से मापी जा रही है, ये दूरी मापी जा रही है पृथ्वी के केंद्र से मापी जा रही है। और जो अक्षांश रेखा है वो क्या है, समान अक्षांश वाले स्थानों को मिलाते हुए खींची गई, समान अक्षांश वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा, ये क्या कहलाती है, अक्षांश रेखा कहलाती है ना, अक्षांश रेखा कहलाती है। आइए थोड़ा सा इस डेफिनेशन को नोट कर लेते हैं कि धरातल पर किसी स्थान की, धरातल पर किसी स्थान की पृथ्वी के केंद्र से, कहां से, पृथ्वी के केंद्र से, है ना, पृथ्वी के केंद्र से गुजरने वाले, पृथ्वी के केंद्र से गुजरने वाले, पृथ्वी के केंद्र से गुजरने वाले, पृथ्वी के केंद्र से गुजरने वाले सतह से उसकी कोणीय दूरी, कौन सी दूरी, कोणीय दूरी, कोणीय दूरी क्या कहलाती है, इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं, है ना, इसी को कहते हैं अक्षांश कहते हैं, लैटिट्यूड कहते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि लैटिट्यूड है क्या, तो एंगुलर डिस्टेंस है, एंगुलर डिस्टेंस है किसी प्लेस की, है ना, इट इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ एनी प्लेस, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू द प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है ना। आप इसे नोट कर सकते हैं कि जो लैटिट्यूड होता है, लैटिट्यूड इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस, एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस विथ रिस्पेक्ट टू द प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ, ओके। थोड़ा सा यहाँ पे जानना चाहेंगे कि जो अक्षांश यानी कि जो एंगल्स बन रहे हैं वो कितने एंगल्स बन रहे हैं,
कुल मिलाकर आखिर कितने एंगल्स होंगे? क्या और भी होंगे? 90 इस तरफ भी आएगा, 91 होगा, 92 होगा, ऐसा होगा? तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। ये 0 डिग्री इसको असाइन किया गया है क्योंकि ये जो प्लेस है ना, पृथ्वी का जो सतह है केंद्र से गुजरने वाला उसी के ऊपर है। जैसे जैसे जा रहे हैं तो जा रहे हैं, एंगल की जो है माप बढ़ती चली जा रही है। 90 डिग्री पे जाकर के एंगल जो है यहाँ पर स्थिर हो रहा है, ठीक है ना। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि पृथ्वी कैसी है? गोल है, इसी वजह से 90 डिग्री से ही अपना काम चल जाएगा, क्योंकि ये सेम सेम है। इसकी भी वैल्यू कितनी है? इसकी भी वैल्यू है अल्फा डिग्री है ना। अगर उस प्लेस की जो वैल्यू है अल्फा डिग्री नॉर्थ है, तो अगर यहाँ पर ये जो प्लेस है इसे हम मान लेते हैं कितना, r मान लेते हैं, तो इसका भी प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा एंगल पे? तो ये भी हो जाएगा अल्फा डिग्री नॉर्थ ही माना जाएगा, ठीक है ना। इन बातों को ध्यान रखना है। और भी कहीं पे अगर हम प्लेस लेते हैं, कहीं पर भी प्लेस लेते हैं, p q r अगर हम यहाँ पर s लेते हैं, इसका भी कितना माना जाएगा? अल्फा डिग्री नॉर्थ ही माना जाएगा, ठीक ना। यानी कि एक ही एंगल से एक ही प्लेन में, है ना, जितने सारे प्लेसेस होंगे सबका जो अक्षांश होगा क्या होगा? समान ही माना जाएगा, उसमें अंतर होने की बात नहीं। अब यहां से अगर पूछा जाए कि कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है ना, टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स, टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स, कुल एंगल्स की संख्या कितनी है यहाँ, टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स, तो स्पष्ट सी बात है 90 नॉर्थ की तरफ, 90 साउथ की तरफ। कितनी? 90 प्लस 90, और एक कितना हो गया? मिड वन, 01, तो कितना हो गया कुल मिलाकर के? ये कुल मिलाकर हो गया जी 181 हो गया। कितनी हो गई? यहीं पर हम कंफ्यूजन करते हैं कई बार, कुछ लोग सोचते हैं कि यहाँ से 90 है, इस तरफ कितना 90 है, तो कितना हो गया 180, लेकिन नहीं, जो अक्षांश है यानी कि जो एंगल्स हैं, अक्षांश यानी कि जो एंगल्स हैं, तो अक्षांशों की कुल संख्या कितनी हो गई? तो अक्षांशों की कुल संख्या हो गई कुल मिलाकर कितनी? 181। इसे अच्छे से याद रखना है, जिसमें जो 0 डिग्री अक्षांश है और इससे जो रेखा बनती है ना, वो कौन सी रेखा कहलाती है? इसी रेखा को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विषुवत। इस रेखा को हम बोलते हैं विषुवत रेखा, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड विषुवत रेखा, यानी कि लाइन ऑफ इक्वेटर, लाइन ऑफ इक्वेटर, लाइन ऑफ इक्वेटर बोलते हैं। क्योंकि यह पृथ्वी के मध्य से पास होती है, इसलिए इसका एक और नाम रखा गया। क्या नाम रखा गया? भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं इसे? भूमध्य रेखा बोलते हैं, भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। जबकि जो 90 डिग्री नॉर्थ का क्षेत्र है, 90 डिग्री साउथ का क्षेत्र, क्या कहलाता है? नॉर्थ पोल, और क्या कहलाता है? साउथ पोल कहलाता है। तो ये तो हो गई अक्षांश की बात। अब अगर पूछा जाए यहाँ से कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, कौन कौन से प्रमुख अक्षांश है, आइए थोड़ा सा इस पे बात करते हैं कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी बन रही है। अक्षांश रेखाओं की जो कुल संख्या होगी, क्या ये भी 181 होगी? तब तक आप सोचें, अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या, अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या क्या 181 होगी या 180 होगी? ठीक है, क्या होगी कि और कम होगी या अधिक होगी? तो अक्षांश रेखाओं की जो कुल संख्या यहाँ पर देखा जाए तो कितना हो गया? यहाँ तो 90 हो रहा है, इस तरफ 90 हो रहा है, लेकिन क्या ये रेखा है? यहाँ हर एक एंगल के लिए, हर एक 90 डिग्री एंगल के लिए, जो भी एंगल है 0 हो, 1 हो, 2 हो, सब के लिए रेखाएं खींची जानी संभव तो है, लेकिन 90 डिग्री के लिए खींची जानी संभव नहीं है। ना तो 90 नॉर्थ के लिए संभव, ना ही 90 साउथ के लिए संभव है। असल में 90 नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ ऐसे अक्षांश हैं जो बिंदु रूप में है। यहाँ पे नोट करने वाली बात है, नोटेबल पॉइंट क्या है कि 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ जो अक्षांश है, साउथ अक्षांश जो है ये रेखाएं नहीं है। क्या ये रेखाएं नहीं है? ये रेखाएं नहीं है, ठीक है। क्या है ये? तो ये बिंदु नुमा है, दे आर लाइक डॉट्स, है ना।
they are just points, they are just points, तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, पॉइंट्स है, ठीक है ना। तो ये तो बढ़ गया, यहाँ पे ये रेखा नहीं हुई, ठीक है ना, ये भी क्या हुई, रेखा नहीं हुई। अब इस आधार पर अगर देखें तो अब कुल अक्षांश रेखाएं कितनी ठहरती है, एंगल्स तो 181 थे, ठीक है ना, कितने थे, 181 थे। अब इसमें से दो माइनस सीधे सीधे अगर हम करते हैं तो कितना ठहरेगा, ये ठहरेगा 179 ठहरेगा, कितना ठहरेगा, 179 ठहरेगा। तो हमें अच्छे से याद रखना है, टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ लैटिट्यूड, टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ लैटिट्यूड, लाइंस ऑफ लैटिट्यूड कितना होगा बच्चे, तो अच्छे से हमें ध्यान रखना है, कितना होगा, 179 होगा। टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ लैटिट्यूड 179 होगी। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कुछ जो रेखाएं हैं ना, इसमें उनको महत्वपूर्ण नाम दिया गया है। देखते हैं कि क्यों महत्वपूर्ण उन्हें कहा गया है और जो है वो क्या रोल प्ले करते हैं, ठीक है, क्यों महत्वपूर्ण कहते हैं और उनका रोल क्या है, एक बार देखते हैं। तो इसे हम कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं, महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं, इंपॉर्टेंट लाइंस ऑफ लैटिट्यूड, इंपॉर्टेंट लाइंस ऑफ लैटिट्यूड, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट है लेकिन कुछ जो है ना बहुत ही स्पेशल है, उनका नामकरण करा गया है प्रॉपर्ली। तो इंपॉर्टेंट लाइंस ऑफ लैटिट्यूड की अगर बात करें तो यहाँ से कुछ जो है बेहद महत्वपूर्ण रेखाएं हैं, उसका रीजन है अपना, ये हमें पता चल जाएगा थोड़ी देर में, कि जैसे कि ये पृथ्वी है, तो इस पृथ्वी पे क्या है कि यहाँ जो मिड से पास हो रही है तो खास है, इसने क्या कर दिया, खासियत जैसे क्या है कि बीच से पास हो रही है ना, सबसे लंबी, नाम क्या दे दिया गया इसका, नाम दे दिया गया इसका विषुवत रेखा। विषुवत रेखा क्यों नाम दिया गया, क्योंकि सूर्य जो है इसको पार करती है, पार करता है 2 बार वर्ष भर में पार करता है इसको, ठीक है ना, विषुव की स्थिति रहती है, यानी कि सन जो है मिड में रहता है। इसी तरीके से दो और जो है यहाँ पे रेखाएं अगर देखें इस तरीके से, एक रेखा यहाँ पर तो दूसरी रेखा यहाँ, ठीक है ना, इसे हम कह ले 23.5 डिग्री नॉर्थ, तो इसे कह सकते हैं 23.5 डिग्री साउथ कह सकते हैं, ठीक है ना। इन्हीं रेखा को कहते हैं कर्क रेखा, क्या कहते हैं बच्चे, इसको हम कहते हैं कर्क रेखा, और इंग्लिश वाले इसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं मकर, दिस इज नोन एज मकर रेखा। मकर रेखा क्या कहते हैं इसको, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 23.5 डिग्री उत्तर 23.5 डिग्री दक्षिण। एक और यहाँ पे महत्वपूर्ण रेखा का नाम बार बार आपको पढ़ना पड़ेगा, इसको कहते हैं 66.5 डिग्री नॉर्थ हो गई है। एक और यहाँ पे रेखा हो गई, कितनी हो गई, 66.5 डिग्री 66.5 डिग्री साउथ हो गई, ठीक है ना। इसे कहते हैं आर्कटिक सर्कल कहते हैं, दिस इज कॉल्ड आर्कटिक सर्कल, ठीक है ना, आर्कटिक सर्कल कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है। हिंदी में क्या कहेंगे, हिंदी में ऑब्वियसली कहेंगे आर्कटिक वृत्त, और इसको क्या कहेंगे, अंटार्कटिक वृत्त, क्या कहेंगे, आर्कटिक वृत्त, तो इसको क्या कहेंगे, अंटार्कटिक वृत्त। आप सोच रहे होंगे रेखा कहा गया, एक तो सर्कल कहा गया, ऐसा क्यों कहा गया, तो बहुत अंतर नहीं है, असल में क्या है, पृथ्वी कैसी है, गोल, ठीक, ये जो रेखाएं क्या कर रही है, पृथ्वी को चारों ओर से घेर रही है, तो असल में क्या बना रही है तो रेखा है ना, लेकिन असल में क्या कर रही है, पृथ्वी को चारों ओर से घेरने का ही तो काम कर रही है, और घेरने का काम कौन करता है, सर्कल करता है, वृत्त करता है। यानी कहने का मतलब ये कि जो अधिकांश अक्षांश रेखाएं, यानी कि जो सारी अक्षांश रेखाएं वो क्या है, तो दरअसल वो क्या है, तो वृत्त बनाते हैं, क्या है, वृत्त है।
हम सभी को चाहे तो वृत्त कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसको क्या कह रहे हैं, किसी तो कह रहे हैं विषुवत वृत्त कह रहे हैं या विषुवत रेखा कह रहे हैं, विषुवत विषुवत वृत्त कह लें आप या फिर कह लें विषुवत रेखा, एक ही बात है। और इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, इंग्लिश में कहते हैं लाइन ऑफ इक्वेटर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, लाइन ऑफ इक्वेटर कहते हैं। आगे चल करके हम लोग पढ़ेंगे कि लाइन ऑफ इक्वेटर किन किन देशों से किन किन महादेशों से पास होती है, कर्क रेखा कहां कहां से पास होती है, मकर रेखा कहां कहां से पास होती है। यहाँ पर विषुवत रेखा या लाइन ऑफ इक्वेटर या फिर कहते हैं भूमध्य रेखा भी इसको कहते हैं, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा कहते हैं। ये सब सारा इसका नाम दिया गया है। तो सीधी सी बात है, भूमध्य रेखा इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पृथ्वी के मध्य में, विषुवत रेखा इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो है सूर्य यहाँ पर लंबवत पड़ता है, बस में 2 बार लंबवत पड़ता है। कर्क रेखा इसको इसलिए बोलते हैं, कितने को बोलते हैं, 23.5 डिग्री नॉर्थ को बोलते हैं, 23.5 डिग्री साउथ को बोलते हैं, क्योंकि सन की स्थिति के अनुसार ये चीजें बदलती रहती हैं यहाँ से, ठीक है। जैसे कि सन यहाँ पर है तो सन की स्थिति बदलती रहती है। सन अगर देखें तो विषुवत रेखा पर वर्ष में 2 बार होता है, एक बार कब होता है, तो एक बार होता है 21 मार्च को, कब होता है, 21 मार्च को, ठीक है ना। लेकिन इसी समय सूर्य की जो स्थिति होती है किस तरफ होती है, टुवर्ड्स द नॉर्थ, है ना, कहां होती है, उत्तर की ओर होती है। और उत्तर की ओर बढ़ते बढ़ते सन की स्थिति कहां पर पहुंच जाती है, सन की स्थिति पहुंच जाती है कहां पर, यहां पर पहुंच जाती है। और ये समय कब होता है, ये होता है 21 जून, है ना। तो ये 21 जून को, है ना, अभी अभी एक दिन पार हुआ, 21 जून विश्व योगा दिवस हम सब ने मनाया। 21 जून जो है इस तरीके से, तो 21 जून की स्थिति यहाँ पर बनती है, 21 मार्च की स्थिति यहाँ पर बनती है। वापस फिर सन क्या होता है, साउथ की तरफ आता है एक बार फिर से, और वापस जो है यहाँ से चल करके और सन की स्थिति यहाँ पे एक बार फिर से देखने को मिलती है। और वो समय कब होता है, वो समय होता है 23 सितंबर, यानी कि 23 सितंबर को एक बार फिर से सूर्य की स्थिति यहीं पर होती है, 23 सितंबर, है ना। यानी कि विश्व में पूरे वर्ष में 2 बार जो है सन की स्थिति यहाँ पर होती है, लंबवत होती है। उसका फिर सन की स्थिति जो है ना और साउथ में आता है, तो सन जो है यहाँ पर आता है साउथ की ओर इस तरीके से, तो सन यहाँ पर पहुंचता है। और ये जो समय होता है कितना होता है, ये होता है 22 दिसंबर, कितना होता है बच्चे, 22 दिसंबर, यानी कि कहां पर होता है, मकर रेखा पर होता है, ठीक है ना। अब क्या है कि इसके बियॉन्ड, ठीक है ना, इधर सन कभी नहीं जाता, यानी कि सन की रेंज कभी भी सीधी नहीं पड़ती इस रेखा के इधर, ठीक है ना। यही इन रेखाओं को महत्वपूर्ण बनाता है, यानी कि 33.5 डिग्री उत्तर, 33.5 डिग्री दक्षिण, ये वो क्षेत्र है जहां पर सन वर्ष में कभी ना कभी क्या होता है, सीध में होता है, ठीक है ना, कभी ना कभी सीध में होता है। तो ये स्थिति बहुत ही खास बनती है, ठीक है ना। इसीलिए इन क्षेत्र को क्या बोलते हैं, इस क्षेत्र को हम बोलते हैं, क्योंकि पृथ्वी का सबसे गर्म क्षेत्र है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंध बोलते हैं। बहुत ही अच्छे से समझ लेना है बातों को, एक बार ऐसा समझना है कि हमेशा जो है कॉन्सेप्चुअली याद रहे, क्यों जो है ना क्वेश्चन, क्यों और कहां और कब कैसे, ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण सवाल होते हैं हमारी जिंदगी में, हमारी पढ़ाई लिखाई हो चाहे कहीं पर भी हो, क्वेश्चन हमें जरूर करना चाहिए कि उष्ण कटिबंध इसको कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं, है ना। उष्ण कटिबंध अगर इसे हम कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं, तो उष्ण कटिबंध इसे हम इसीलिए कह रहे हैं, ठीक है ना। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सूर्य की जो रेज है वो क्या होती है, इन्हीं और इन्हीं अक्षांशों के बीच क्या होती है, सीधी होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध। और इंग्लिश वाले से क्या कहते हैं, इंग्लिश वाले इसको कहते हैं ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। क्या कहते हैं, इस पूरे क्षेत्र को क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल जोन कहते हैं, आया ना। तो इसी को हम कहते हैं ट्रॉपिकल जोन कहते हैं, ठीक है, ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। ये भी ध्यान रखना है कि जो कर्क रेखा नाम दिया गया है, ये इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि जब सन यहाँ पर होता है तो उसी समय जो है सूर्य और पृथ्वी की स्थिति कहाँ होती है, विशेष करके जो सूर्य है उसकी स्थिति होती है, ये जो कर्क राशि है उसके आसपास होती है। और जब यहाँ पे सन होता है तो सूर्य की स्थिति किस राशि में होती है, सूर्य की स्थिति होती है मकर राशि में होती है, मकर कंस्टेलेशन में होता है, कैप्रिकन कंस्टेलेशन में होता है। कंस्टेलेशन जो होते हैं विशेष तारा मंडल होते हैं, तारों के समूह को कहा जाता है। तो कैंसर से जब इसकी स्थिति सन की होती है उसी समय सन कहाँ पर होता है, तो ये सन जो होता है 33.5 डिग्री नॉर्थ पर होता है, तो नाम क्या दिया गया है, कर्क रेखा, और इसके इसमें क्या दिया गया है, मकर रेखा।
अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि ये तो 90 डिग्री नॉर्थ हो ही गया, उत्तरी ध्रुव, एंड दिस वन इज 90 डिग्री साउथ हो गया है, ठीक है ना। इस रीजन को बोलते हैं आर्कटिक, जिसका मतलब होता है उत्तरी क्षेत्र। अंटार्कटिक मतलब क्या हो गया, दक्षिणी क्षेत्र। तो जो है आर्कटिक क्षेत्र को कवर करने वाला यानी कि उत्तरी ध्रुव के क्षेत्र को चारों ओर से कवर करने वाले को हम क्या कहेंगे, हम कह सकते हैं इसको आर्कटिक सर्कल कहते हैं। और जो अंटार्कटिका जो सदर्न जो यहाँ पे महाद्वीप है, इसको घेरने वाला जो लाइन है अक्षांश रेखा, इसको क्या कहना चाहिए, अंटार्कटिक सर्कल कहते हैं। तो इस प्रकार से इन सब का नामकरण एक बार हमने देख लिया, इसके महत्व को देख लिया। अब हम लोग जो उम्मीद है कि यहाँ तक बातें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगले वीडियोस में हम इसको देखेंगे कि ये जो रेखाएं हैं इनकी क्या विशेषता है, ठीक है ना। अभी तो हमने जस्ट देखा कि इन रेखाओं को नाम दिया गया, इन अक्षांश रेखाओं की क्या विशेषता है, साथ ही साथ जो है देशांतर रेखाओं की क्या विशेषता है, आपस में क्या भिन्नता है, और भी हम लोग इसको और किस तरीके से समझ सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको समझ में आया होगा तो इसे खूब लाइक करें, शेयर करें, और आपस में इसको जो भी है इस पे कमेंट करें, जो भी क्वेरीज है वो हमसे पूछें, ठीक है जी। आप सबका एक बार फिर से होमवर्क से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।